हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे चार्टर अधिनियम 1833 के बारे में। इसके पहले मैंने आपको 1773 का जो चार्टर अधिनियम था, 93 का और उसके बाद 1813 का, तो उसको मैंने पढ़ा दिया। इसके अलावा जो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट था और 1781 का सेटलमेंट एक्ट था, उसको भी हमने कवर करा दिया है। तो वो सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं प्लेलिस्ट में, आप उनको जा कर के देख सकते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा चार्टर अधिनियम 1833। तो चलिए हम लोग इसको पढ़ते हैं। चार्टर अधिनियम 1833। इस अधिनियम के निर्माण का प्रमुख उद्देश्य ब्रिटिश सरकार द्वारा सरकार के विधि निर्माण को तथा विधि निर्माण संबंधी कार्यों को स्पष्ट करना था। इसके तहत प्रमुख परिवर्तन किए गए जो निम्नलिखित हैं। पॉइंट 1 आप इसको कह सकते हैं, आप चाहें तो पॉइंट भी लिख सकते हैं या ऐसे स्टार लगा करके भी लिख सकते हैं। और ये जो PDF है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। पहला है, कंपनी को इस एक्ट से 20 वर्षों के लिए अपने अधीन प्रदेशों पर शासन अधिकार मिल गया। इसका मतलब ये है कि कंपनी का जो व्यापारिक अधिकार था उसको 20 वर्षों के लिए और बढ़ा दिया गया। अब कंपनी का कार्य ब्रिटिश सरकार की ओर से केवल भारत पर शासन करना रह गया और उसके सभी व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए। अब कंपनी एक नाम मात्र की हो गई। आप कह सकते हैं कि पूरा नियंत्रण एक प्रकार से ब्रिटिश सरकार का होगा, लेकिन अभी व्यापारिक अधिकार उसके समाप्त किए गए हैं, संपूर्ण अधिकार नहीं समाप्त किए गए हैं। ध्यान में रखना, संपूर्ण अधिकार समाप्त किए जाएंगे 1858 में, जब भारत शासन अधिनियम 1858 आएगा, तो उसकी बात हम लोग आगे करेंगे। अभी आप इतना ध्यान में रखिए कि ब्रिटिश सरकार की ओर से अब केवल भारत पर वो शासन कर रही थी, बस। अब उसका एक ही काम था, शासन करना। व्यापारिक अधिकार उसके पूरी तरीके से समाप्त कर दिए गए। दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं, चीन से व्यापार करने और चाय के व्यापार का जो कंपनी का एक अधिकार था वो भी समाप्त कर दिया गया। मैंने आपको 1813 का चार्टर अधिनियम पढ़ाया, उसमें मैंने बताया था कि भारत पर से जो कंपनी का एक अधिकार था उसको समाप्त किया गया था। चीन और चाय के साथ व्यापारिक एक अधिकार को बनाए रखा गया था, लेकिन इस वाले एक्ट में यानी कि 1833 के एक्ट में उसको भी समाप्त कर दिया गया। चीन से व्यापार और चाय का व्यापार, इस पर जो कंपनी का एक अधिकार था वो समाप्त कर दिया गया और कहा गया कि अब ब्रिटेन की और भी कंपनियां इस व्यापार में शामिल हो सकती हैं, यानी कि किसी एक कंपनी का एक अधिकार नहीं रह जाएगा। फिर है अगला पॉइंट, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा तथा गवर्नर जनरल को सभी नागरिक और सैन्य शक्तियां प्रदान की गई। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक बना। तो ये आपको याद रखना है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आप फैक्ट कह सकते हैं, पॉइंट कह सकते हैं। यहाँ से जो है परीक्षा में बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, किस एक्ट के तहत? 1833 के। कौन बना पहला भारत का गवर्नर जनरल? लॉर्ड विलियम बेंटिक। फिर अगला पॉइंट देखिए, मद्रास और बम्बई के गवर्नर को विधायिका शक्ति से वंचित कर दिया गया। अब भारत के गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत में विधि निर्माण का एक अधिकार प्रदान किया गया। इसके अंतर्गत पहले बनाए गए कानूनों को नियामक कानून और नए कानूनों के तहत बने कानूनों को अधिनियम कहा गया। देखिए मद्रास और अब यहाँ देखिए मद्रास और बम्बई के जो गवर्नर थे उनको विधायिका शक्ति से वंचित कर दिया गया। इसका मतलब ये है कि मद्रास और बम्बई के गवर्नर अब अपने लिए कानून नहीं बना सकते, उनको कानून बनाने के अधिकार से वंचित कर दिया गया, छीन लिया गया। यानी कि अब वहाँ भी कानून कौन निर्मित करेगा? भारत का गवर्नर जनरल, यानी कि जो विलियम बेंटिक है वो संपूर्ण भारत के लिए, जहाँ जहाँ ब्रिटिश क्षेत्र है भारत में, उन सभी क्षेत्रों के लिए बस एक ही व्यक्ति कानून बनाएगा। वो कौन होगा? वो होगा भारत का गवर्नर जनरल। पहले ये था कि जो गवर्नर होते थे, जैसे बंगाल के गवर्नर, मद्रास के गवर्नर, बम्बई के गवर्नर, आगरा के गवर्नर, तो इनको दिया गया था कि आप अपने क्षेत्रों में कानून बनाइए। लेकिन अब भारत का जो गवर्नर जनरल होगा वही बनाएगा।
और सभी के अधिकार छीन लिए गए। अभी तक गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में 3 सदस्य होते थे। मैंने आपको 1800 इसके पहले जो मैंने आपको पढ़ाया था उसमें मैंने आपको बताया था 1784 का जो एक्ट आया था 1793 का, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि कार्यकारिणी जो होती थी गवर्नर जनरल की उसमें 3 सदस्य होते थे और एक होता था गवर्नर जनरल, यानी टोटल 4 होते थे। तो 3 सदस्य होते थे गवर्नर जनरल को अगर छोड़ दे तो, किंतु विधिक परामर्श है तो गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य को शामिल किया गया। इस पद पर मैकाले नियुक्त हुआ, उसे परिषद में भाग लेने और मत देने का अधिकार प्राप्त था। ये आप यहाँ पर थोड़ा सा इसको कट कर दीजिए। उसको परिषद में भाग लेने का तो अधिकार था, लेकिन मत देने का अधिकार अभी नहीं दिया गया था। जो विधि सदस्य था उसको अभी मत देने का अधिकार नहीं दिया गया था। फिर इसके बाद अगला पॉइंट है भारतीय कानूनों का वर्गीकरण किया गया। इस कार्य के लिए विधि आयोग का गठन किया गया। लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। तो ये पॉइंट भी याद रखना। अगला पॉइंट है इस एक्ट की धारा 87 महत्वपूर्ण थी, जिसमें कहा गया कि किसी भी भारतीय अथवा राजा की देशज प्रजा को केवल उसके धर्म, जन्म स्थान, उद्भव अथवा उनमें से किसी भी एक आधार पर कंपनी के अंतर्गत किसी भी नौकरी के लिए अयोग्य नहीं समझा जाएगा। मतलब ये कहा गया धर्म, जन्म स्थान और उद्भव के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगला पॉइंट है इस अधिनियम में दास प्रथा का अंत करने का प्रावधान भी परिभाषित किया गया। इस दिशा में गवर्नर जनरल को कदम उठाने का सुझाव भी दिया गया। मतलब ये कहा गया कि दास प्रथा का अंत किया जाए और ब्रिटिश सरकार से गवर्नर जनरल को ये आदेश दिया गया कि आप कुछ कदम उठाइए, क्योंकि भारत में उसमें दास प्रथा प्रचलित थी। इस एक्ट के तहत सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता आयोजन करने का प्रयास किया गया। ध्यान दीजिए, आयोजित नहीं किया गया, अभी प्रयास किया गया है। इसके बाद मैं एक एक्ट आपको पढ़ाऊँगा 1853 का चार्टर एक्ट। उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको इस एक्ट के जरिए मालूम हो जाएंगी, इससे से संबंधित रहेंगी। गवर्नर जनरल की परिषद को राजस्व के संबंध में पूर्ण अधिकार प्रदान करते हुए गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट तैयार करने का आदेश दिया गया। गवर्नर जनरल को यह शक्ति दे दी गई कि आप संपूर्ण ब्रिटिश भारत के लिए एक ही बजट तैयार कीजिए, यानी प्रांतों का बजट अलग अलग नहीं होगा। फिर है भारत में ब्रिटिश राज के दौरान संविधान निर्माण के प्रथम संकेत इस एक्ट में मिलते हैं। इसको भी आप लिख सकते हैं। अब इसकी आलोचना भी की जाती है। 1833 ईस्वी का चार्टर अधिनियम भारत के संवैधानिक विकास की एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना थी। इसके द्वारा कंपनी को पूर्णतः प्रशासकीय निकाय बना डाला गया। प्रशासकीय निकाय बना डाले जाने का मतलब यह है कि अब कंपनी सिर्फ प्रशासन करेगी, व्यापारिक अधिकार उसके छीन लिए गए थे। कंपनी का व्यापारिक अधिकार समाप्त हो गया था। इस एक्ट के द्वारा भारतीयों के लिए सरकारी नौकरियों में नियुक्ति के उदारवादी दृष्टिकोण का अपनाना सराहनीय था। मैंने आपको बताया कि जाति, धर्म, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। इस अधिनियम ने दासता के उन्मूलन के लिए भी व्यवस्था की। इसका सबसे बड़ा दोष केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति का बढ़ना था। यहाँ केंद्रीयकरण होगा। गवर्नर जनरल एवं परिषद संपूर्ण देश की समस्याओं की जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते थे, इसलिए उचित आवश्यकता अनुसार कानूनों का निर्माण भी नहीं कर सकते थे। तो मैंने आपको बताया था कि कानून निर्माण की शक्ति पूरी की पूरी गवर्नर जनरल ने अपने हाथों में ले ली थी। तो ये कहीं ना कहीं सही नहीं था, क्योंकि ये केंद्रीयकरण की शुरुआत थी एक प्रकार से। मतलब सारी शक्ति अपने आप में समेकित कर लेना, शामिल कर लेना। तो अब भाई गवर्नर जनरल पूरे भारत को तो जानता नहीं है, तो कानून कैसे बनाएगा जब जानता ही नहीं। क्योंकि कानून बनाते समय क्या करना रहता था, वहाँ क्षेत्रीय परंपरा, रीति रिवाज उनको ध्यान में रखना पड़ता था, समाज को ध्यान में रखकर कानून बनाना पड़ता था। जब उसको पता ही नहीं है तो कैसे कानून बनाएगा, उल्टा सीधा कानून बना देगा। तो ये कहीं ना कहीं सही नहीं था कि पूरी शक्ति उसी को दे दी गई।
प्रांतीय सरकारों की शक्ति कम हो गई, केंद्रीय सरकार पर प्रांतीय सरकार को की निर्भरता लाभप्रद नहीं रही। यही था कि अब केंद्रीय सरकार पर प्रांतीय सरकारें निर्भर हो गई, जो कहीं ना कहीं ठीक नहीं था। तो ये मैंने आपको पढ़ा दिया 1833 का चार्टर अधिनियम। ये जो PDF है आपको टेलीग्राम चैनल पे मैंने बताया मिल ही जाएगा, ज्वाइन कर लीजिए। और अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।